एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सांगजी को देखते हैं, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल है और वो एक कार में रखे हुए सामान को देख रही थी। तभी पीछे से इस ड्रामा का मेल लीड दुआन आता है, जो सांगजी से आकर बोलता है कि चोर पकड़ी गई, जिस पर सांगजी तो उसे देखती रह जाती है और खुद से कहती है कि ये सेकंड टाइम है जब उसने उसे इतने करीब से देखा। स्टोरी अब यहाँ से काफी टाइम पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर सांगजी एक एलिमेंट्री स्कूल गर्ल हुआ करती थी, पर क्लास के दौरान उसका ध्यान बाहर बर्ड्स पर था, जिस वजह से क्लास टीचर उसे डांट कर क्लास में ध्यान देने के लिए कहते हैं। लेकिन इस सब की बात भी वो नहीं मानती और ड्राइंग बनाने लग जाती है। जब टीचर इस चीज को नोटिस करते हैं तो वो कल उसे उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कह देते हैं, जो सुनकर वो गुस्से में टीचर की ड्राइंग बनाने लग जाती है। अब क्लास के बाद उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसकी मॉम ऑलरेडी इस मंथ 2 बार स्कूल के अंदर आ चुकी है। तभी कुछ लड़की सांगजी की फ्रेंड को इशारा करके चले जाते हैं, जिसके बाद उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि सेंगचू ने उससे अपने दोस्तों के साथ उन दोनों को भी इनवाइट किया है, पर सांगजी उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है और अपने भाई यान को कल स्कूल आने के लिए मैसेज करती है, जिसके लिए वो मना कर देता है। इससे इसका मूड ऑफ हो जाता है। तभी वो लड़का उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, पर सांगजी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो अपने भाई को मैसेज करके काफ़ी बुरा भला कहती है, क्योंकि उसने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसका भाई कॉलेज की वजह से उसे काफ़ी लंबे टाइम से मिल नहीं पाया था, पर उसे इतना भला बुरा कहकर भी उसका मन नहीं भरता, इसलिए वो एक डॉग से भी उसकी बुराई करने लग जाती है। सांगजी फिर जैसे ही घर पहुँचती है तो वो इस बात से काफ़ी डर रही थी कि कल वो पेरेंट्स को स्कूल जाने वाली बात कैसे बताएगी, पर वो हिम्मत करके अपनी मॉम के पास जाती है और ये बात कहने ही वाली थी, पर तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है और फ्रूट्स देकर बताती है कि उसका भाई घर आ गया है। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फ्रूट्स लेकर उसके पास जाती है, पर वहाँ पर दुआन बैठा हुआ था। अब सांगजी को उसे देखकर लगता है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। पर तभी पीछे से उसका भाई आ जाता है। वो सांगजी से पूछता है कि अब तुमने स्कूल में क्या कर दिया है, लेकिन वो तो यहाँ पर सिर्फ दुआन को ही देखे जा रही थी। उसका भाई बताता है कि दुआन उसका रूममेट है। तभी दुआन भी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है और यान से पूछता है कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो यान उसे अपना चेहरा मिरर में देखने के लिए कह देता है। दुआन अब यहाँ पर उसे सांगजी की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बताता है, जो सुनकर यान उसे मारने लग जाता है। इसलिए सांगजी गुस्सा होकर कहती है कि ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को परेशान करने लग जाते हैं, जो देखकर दुआन स्माइल कर रहा था। अब जब यान रेडी होने के लिए जा रहा था तो सांगजी उसे रोककर उसकी कल हेल्प करने के लिए कहती है, पर यान मना कर देता है, जिस बात पर सांगजी एक नॉटी सिस्टर की जरा जोर जोर से ये कहकर रोने लग जाती है कि यान ने उसे मारा, जिसे यान समझ जाता है कि अब वो तो गया। तभी उसकी मॉम आकर यान को मारती है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। फिर मॉम यान को यहाँ से ले जाती है, जिसके बाद दुआन सांगजी को टिश्यू पेपर देता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सांगजी उससे पूछती है कि कल क्या उसके पास टाइम है, जिस पर वो कहता है कि अगर मैं फ्री नहीं हुआ तो क्या करोगी। सांगजी बोलती है कि तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बताई थी ना, अगर तुमने ना बताया होता तो ये सब नहीं होता। जो सुनकर दुआन कहता है कि बात में तो पॉइंट है। फिर वो उसे पूछता है कि उसे क्या हेल्प चाहिए। अब वो यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि क्लास में ध्यान न देने की वजह से उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को स्कूल के अंदर बुलाया है और दुआन को उसका रियल ब्रदर बन के उसके स्कूल में जाना होगा। जो सुनकर वो सोचने लग जाता है। तभी यान वहाँ पर आता है और सांगजी को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। जिस पर सांगजी बोलती है कि अच्छा फिर तो दुआन को भी बाहर निकालो, क्योंकि ये कौन सा तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखकर एंजॉय करने वाला है। इसलिए अब यान उन दोनों को ही बाहर निकलने के लिए कहता है। सांगजी अब दुआन से पूछती है कि वो आएगा ना, क्योंकि उसने अभी यान को पिटवाया था, तो वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा। पर दुआन उनकी मॉम को बाय कहकर जाने लग जाता है, क्योंकि उसकी पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो गया था। वो सांगजी को भी बाय कहता है, जिस पर वो उसे डिनर तक रुकने के लिए कहती है, पर दुआन अगली बार डिनर करने के लिए कहकर जाने लगता है। पर तभी यान वहाँ पर आता है और दुआन से बोलता है कि तुम भला एलिमेंट्री स्कूल की बच्चे से क्या बात कर रहे हो। तो सांगजी चढ़कर कहती है कि मैं 8th ग्रेड में हूँ और बस मेरी हाइट ही छोटी रह गई है। पर यान फिर भी उसकी हाइट को लेकर उसका मजाक बनाता है और दुआन उसके स्कूल का नाम पूछकर यहाँ से चला जाता है। सांगजी अब यहाँ पर सोचने लग जाती है कि कल वो उसके स्कूल आएगा भी या फिर नहीं। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सांगजी अब बड़ी हो चुकी थी। वो रेडी होकर नीचे आती है, जहाँ यान उसे लिटिल डीमन कहकर हाय कहता है, पर सांगजी उस पर ध्यान ही नहीं देती। जो देखकर यान उसके सामने आता है तो सांगजी उसे देखकर नॉर्मली पूछते कि तुम तो वापस आ गए। दरअसल यान काफी लंबे टाइम के बाद वापस आया था, जिस वजह से वो उससे काफी नाराज थी, लेकिन फिर वो उसे और भी चिढ़ाने के लिए उसका अजीब तरीके से वेलकम करती है। ये सभी लोग फिर साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ आज ब्रेकफास्ट डैड ने बनाया था। पर इस वक्त भी सांगजी और यान आपस में लड़े जा रहे थे। यान बताता है कि वो मेन कैंपस में शिफ्ट होने वाला है, इसलिए वो अपने डैड से कार कुछ टाइम के लिए मांगता है। जो सुनकर मॉम कहती है कि वो कैंपस तो सांगजी के स्कूल के पास ही है ना।
यान बोलता है कि उसे उसके फ्रेंड का लगेज भी शिफ्ट करना है, जो सुनकर सांगजी मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है कि जरूरी अपने उसी फ्रेंड दुआन की बात कर रहा होगा। इसलिए वो अपने हाथों से यान को खाना खिलाती है, जो देखकर यान काफी डर जाता है कि अब इसे क्या हो गया अचानक से। सांगजी बोलती है कि कुछ नहीं, मैं भी ना सामान शिफ्ट कराने में हेल्प करना चाहती हूँ, जो सुनकर यान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में हेल्प करना चाहती है और वो उसे उसके स्कूल और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहता है। लेकिन सांगजी कहती है कि ये 2 दिन मैं अपने भाई के साथ रहकर उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने उसे काफी मिस किया था। इसलिए उसके मॉम डैड भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और अब यान के पास भी उसे ले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर जब सांगजी की स्कूल की छुट्टी होती है तो वो कैंपस में आकर यान को उसे ले जाने के लिए फ़ोन करती है, पर यान वहाँ पर गेम खेल रहा था और सांगजी से झूठ कहता है कि वो अभी काफ़ी बिजी है। इसलिए वो अपने हॉस्टल और रूम का नंबर उसे बता देता है। तभी सांगजी अपनी कार को देखती है, इसलिए वो उसके पास आकर उसमें रखे हुए सामान में से एक सॉफ्ट टॉय को उठा लेती है, पर पीछे से दुआन आ जाता है और ये वही सीन था जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। दुआन अब यहाँ पर उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो, पर सांगजी तो उससे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। दुआन उसे कहता है कि अगर तुम्हें टॉय चाहिए तो तुम रख लो, जिस पर सांगजी मना करके कहती है कि अब मैं 11th ग्रेड में हूँ और अब मैं इन सबसे नहीं खेलती। दुआन उसे यहाँ पर फेंकने लग जाता है, पर तभी सांगजी उसे ले लेती है और कहती है कि मैं कुछ टाइम तो उसके साथ खेल ही सकते हो ना अभी भी। ये दोनों फिर यहाँ से सामान लेकर रूम की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ पर सांगजी जब देखती है कि उसका भाई फ़ोन चला रहा था तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मुझे लेने भी नहीं आए, जिसका मुंह बंद करने के लिए यान उसे चॉकलेट दे देता है। तभी वहाँ पर बाकी के 2 रूममेट्स भी आ जाते हैं, जिन्हें यान सांगजी के पास नहीं जाने देता। दुआन फिर उसे लिटिल गर्ल कहकर बेड पर बैठने के लिए कहता है, तो सांगजी उसे बोलती है कि मैं लिटिल गर्ल नहीं हूँ, इसलिए वो उसे सिर्फ गर्ल कहता है, जो सुनकर वो स्माइल करती है। यान अब उसे लिटिल डीमन कहकर पूछता है कि वो हॉट पॉट खाएगी या फिर बारबेक्यू। तभी दुआन कहता है कि उसकी पार्ट टाइम जॉब जाने का टाइम हो गया है, इसलिए वो उन्हें जॉइन नहीं कर पाएगा। जो सुनकर उनका दूसरे रूममेट फे बोलता है कि कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जो तुम इतना जल्दी जा रहे हो। ये सुनकर सांगजी परेशान हो जाती है, पर फिर वो फे से पूछती है कि मेरा भाई कहता है कि कैंपस की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। जो सुनकर ये दोनों यान का मजाक बनाने लग जाते हैं कि भला ये सब कब हुआ। अब दुआन जाने से पहले सांगजी से कहता है कि अगर उसे ये डॉल पसंद है तो वो उसे रख सकती है और वो उसे बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद सांगजी फे से पूछती है कि क्या दुआन की सच में कोई गर्लफ्रेंड है जिसने ये डॉल उसे दी हो, जिस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो इतना बिजी रहता है कि उसके पास इस सब के लिए टाइम ही नहीं है। ये सुनकर सांगजी चैन की सांस लेती है। यान फिर उसे कुछ खाने के लिए चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो घर जाएगी। अब वो उस डॉल को रखते वक्त अपनी एक नोटबुक गलती से वहीं पर छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम उसे घर पर देखते हैं, जो कि उस डॉल के साथ में पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन पढ़ाई में उसका कुछ खास मन नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ दुआन भी जब काम से वापस आता है तभी यान उसे बताता है कि तुम्हारी कोई चीज़ सांगजी के पास रह गई है। वो उसे कॉल करके अपना फ़ोन देता है। अब जैसे ही सांगजी अपने भाई का फ़ोन पिक करती है तो दूसरी तरफ से दुआन बोलता है, जिसे वो बताती है कि उसकी एक्सरसाइज बुक वहीं पर रह गई है। तो दुआन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे कल यान के हाथों भिजवा दूंगा। सांगजी बोलती है कि उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है और वो उसे उसका एस्से लिखने के लिए कहती है, पर दुआन उसे ये सब अपने भाई से लिखवाने के लिए बोलता है, लेकिन सांगजी मना कर देती है क्योंकि उसका भाई तो उसकी टांगे ही तोड़ देगा। तो दुआन अब उसे कल सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर उसका वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो कल स्कूल जाने से पहले उसका एस्से लिखने में उसकी हेल्प करेगा। जिस बात के लिए सांगजी मान जाती है और कॉल कट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दुआन भी अब अपनी टेबल पर सांगजी की वो नोटबुक देखता है। दूसरी तरफ सांगजी अपने फ़ोन में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के काफ़ी सारे अलार्म लगा देती है और उस डॉल के साथ सो जाती है। अगली सुबह उसके अलार्म्स बजने लग जाते हैं, जिन्हें वो एक एक करके बंद करती रहती है। फिर जब आखिरी अलार्म बजता है तो वो उठ जाती है और रेडी होकर बस स्टॉप पर दुआन का वेट करने लगती है। यहाँ से अब हम चाइल्डहुड वाली सांगजी को देखते हैं, जिसका ध्यान फिर से क्लासरूम के अंदर नहीं था। वो सोच रही थी कि दुआन उसकी मदद करने आएगा भी या फिर नहीं। तभी टीचर उसे फिर से नोटिस कर लेते हैं और क्लास खत्म हो जाती है। इसलिए टीचर उससे कहते हैं कि मैं ऑफिस में तुम्हारे पेरेंट्स का वेट कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि सांगजी को दुआन का वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, इसीलिए उसे लगता है कि वो नहीं आएगा और वो गुस्से में जाने लगती है। लेकिन वो तभी नीचे गिर जाती है और दुआन वहाँ पर आकर उसे उठाता है। सांगजी उससे काफ़ी नाराज़ थी, इसलिए वो उसे बोलती है कि इतना लेट तो कोई भी नहीं आता। तो दुआन उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि इसके लिए वो टीचर से भी डांट खाएगा, पर सांगजी वहाँ से चली जाती है। सीना प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सांगजी उसका वेट कर रही थी। तभी दुआन कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो उठ गई। सांगजी कहती है कि अगर तुम और भी लेट हुए तो तुम्हें कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। इतने में दुआन पीछे से आकर उसके गालों पर एक मिल्क बॉटल रख देता है और बताता है कि वो तो बस इसे लेने के लिए गया था। वो उसे बोलता है कि अगर अब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना तो तुम देखना। वो उसे अब फिर यहाँ से कैफे में लेकर जाता है ताकि वो बैठकर अपना एस्से लिख सके। सांगजी अब यहाँ पर अपनी नोटबुक लेकर देखती है कि दुआन ने इसे रीड ही नहीं किया है।
दुआन फिर ब्रेकफास्ट लेने लगता है जिसे सांगजी देखे जा रही थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे भी खाना है, पर वो मना कर देती है। यहाँ से सेना फिर से पास में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सांगजी दुआन को समझाती है कि उसे टीचर की बातें सुननी है और कुछ भी नहीं कहना है, वरना वो पकड़े जाएंगे। वो फिर उसे यहाँ से अपनी टीचर से मिलवाती है, जहाँ दुआन खुद को सांगजी का भाई यान बताता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स किसी काम की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए, जिसकी बातों पर टीचर यकीन कर लेते हैं और बताते हैं कि उसका एकेडमिक रिजल्ट तो काफी ज्यादा बढ़िया है, पर उसका एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं है। वही फेंगशु सांगजी से पूछता है कि तुम्हारा भाई तो इतना लंबा है, तो तुम भला इतनी छोटी क्यों, पर वो उसे चुप करवा देती है। इधर टीचर बोलते हैं कि सांगजी की वजह से ना उनके सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि वो क्लास के टाइम पर ड्राइंग करती रहती है, जिसकी हरकतें सुनकर ड्वांग हंसी रोक रहा था। वो अब सांगजी को बुलाकर डांटने लग जाता है, पर टीचर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि वो उनके बीच की सारी कन्वर्सेशन अपने पेरेंट को जाकर बताए, ताकि वो उस पर थोड़ा ध्यान दे। दुआन अब यहाँ पर टीचर की तारीफ करने लग जाता है कि उनकी वजह से तो सांगजी अपने एकेडमिक्स में इतनी अच्छी है, और अपनी तारीफ सुनकर टीचर भी काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें भेज देते हैं। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर दुआन सांगजी को एक कपकेक देता है जिसे वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद खा सके। अब जैसे ही वो अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, तभी दुआन उसे वो मिल्क बॉटल खत्म करने के लिए कहता है, पर वो उसे बैग में रख लेती है और पूछती है कि क्या वो नानवू से है, पर वो उसे बोलता है कि मैं यहीं से हूँ। तो वो उससे और ज्यादा सवाल करने लग जाती है, जिसकी बकवास सुनकर वो उसे होमवर्क पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। होमवर्क करने के बाद दुआन उसे स्कूल तक छोड़कर आता है और उसके बैग में एक नोट रखकर कहता है कि मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ लिया था, इससे एज अ कंपनसेशन उसने नया लिखा है। जिस पर सांगजी बोलती है कि अरे वो तो मैंने ऐसे ही फन किया लिखा हुआ था। जहाँ पिछली रात हम देखते हैं कि दुआन जब उसकी नोटबुक खोलता है तो उसमें सांगजी ने अपने भाई को एक डॉग से कंपेयर किया हुआ था, जिसे पढ़कर वो हंसने लगता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब सांगजी उस हिस्से को पढ़ने लग जाती है जो कि दुआन ने लिखा हुआ था। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और पूछती है कि क्या ये लव लेटर है, पर सांगजी मना कर देती है। उसी वक्त ज़ैंगचू अपने दोस्त के साथ सामने से आते हुए डांस करने लग जाता है, पर वो उसे बिना भाव दिए ही जाने लगती है। तो ज़ैंगचू उसे रोककर बड़े स्टाइल में बताता है कि अगले वीक उसका बर्थडे है, पर वो वहाँ से फिर भी चली जाती है। जिस पर सांगजी की फ्रेंड कहती है कि एक रास्ता है जिससे कि वो उसकी पार्टी में आ जाएगी। इधर सांगजी क्लास में जाने के बाद उस मिल्क बॉटल को टेबल पर रखती है। जब उसकी फ्रेंड ये देखती है तो पूछती है कि तुम्हें तो मिल्क से एलर्जी थी ना, तो सांगजी उसे झूठ बोल देती है कि ये मेरे पीने के लिए नहीं है। अब जब शाम को वो वापस घर पहुंचती है तो मिल्क को रखने के लिए फ्रिज खोलती है, पर वो सोचती है कि कहीं कोई उसे पी ना ले, इसलिए वो उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है और टेबल पर रख देती है। फिर वो उस एसे को निकालती है जिसे दुआन ने लिखा हुआ था, पर उसमें दुआन ने यान की तारीफ लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर सांगजी कहती है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे ने लिखा हो। वो अब आगे पढ़ती है तो उसमें दुआन ने उसके बारे में भी लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी खुश हो जाती है और उस एसे को संभाल कर रख देती है। फिर वो अपने नंबर से दुआन को मैसेज करती है और उस डॉल की ड्राइंग बनाने लग जाती है। पर तभी उसकी मॉम वहाँ पर उसके लिए फ्रूट्स लेकर आ जाती है, जो कि उस मिल्क बॉटल को देखकर फेंकने लग जाती है, क्योंकि उससे सांगजी को एलर्जी थी। पर वो उन्हें रोककर कहती है कि ये उसके पीने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो उसे ड्रॉ करने के लिए लाई है। उसी वक्त वहाँ पर डैड भी आ जाते हैं। फिर मॉम कहती है कि उन्हें इस हफ्ते उनकी फ्रेंड की मैरिज में जाना है और तब तक उसका भाई यान उसका ख्याल रखेगा। पर सांगजी अपने भाई के साथ में नहीं रहना चाहती थी, तो उसके डैड कहते हैं कि अगर वो तुम्हें बुली करेगा तो मैं उसकी पॉकेट मनी काट लूंगा। पर सांगजी कहती है कि वो आपकी बात नहीं मानेगा। मॉम कहती है कि मैं उसे समझा दूंगी। ये सुनकर सांगजी काफी ज्यादा खुश होती है। अब जब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं तो वो दुआन को याद करके स्माइल करने लग जाती है। अगले दिन हम यान को देखते हैं, जो कि लिटिल डीमन चिल्लाते हुए सांगजी को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं थे। तो अब कुछ टाइम तक उसे उसका ख्याल रखना था, पर पूरे घर में ढूंढने के बाद भी सांगजी उसे कहीं नहीं मिलती, जिस बात से वो काफी घबरा जाता है और उसे फोन करता है, लेकिन उसका फोन लिविंग रूम में बज रहा था। और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो सांगजी टेबल के पीछे छुपकर पढ़ रही थी और जानबूझकर कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। यान उसे अपने साथ बाहर चलकर कुछ खाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मना कर देती है। तो यान कहता है कि तुम्हारी उम्र में मैं तुम्हारे और अपने लिए दोनों के लिए खाना बनाया करता था और एक तुम हो। जिस पर सांगजी कहती है कि तुम नहीं समझोगे, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई और तुम्हारा नहीं है। तभी यान को उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि वो उसके साथ खाने के लिए आने वाला है। जो बात सांगजी भी सुन लेती है, उसे लगता है कि ये जरूर दुआन के साथ जाने वाला है, इसलिए वो मॉम को फेक कॉल करके उसकी शिकायत करने लग जाती है। तो यान अब वापस आकर उसे तुरंत रेडी होने के लिए कहता है, पर सांगजी उसे देखने लग जाती है, इसलिए अब उसे उसको रेडी होने के लिए आधे घंटे का टाइम देना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सांगजी कार में एकदम मायूस होकर बैठी हुई थी, क्योंकि जिस फ्रेंड को यान पिक करने वाला था वो दुआन नहीं बल्कि फे था। पर कुछ दूर जाने के बाद यान दुआन को भी पिक करता है, पर वो बेचारा तो स्टेयर्स पर ही सो गया था। और जब सांगजी उसे देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब कार में बैठने के बाद दुआन फे के ऊपर ही लेट जाता है, जहाँ रास्ते भर में सांगजी सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। दुआन उसे बोलता है कि तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया, तो सांगजी उसे हेलो कहती है और तुम बोलती है।
जो सुनकर दुआन खुद ही कहने लग जाता है कि तुम क्या तुम मुझे हैंडसम कह रहे हो। जिसकी ये बात सुनकर यान उसे देखने लग जाता है, पर सांगजी खुद ही ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। दुआन पूछता है कि अच्छा अगर मैं हैंडसम नहीं हूँ तो तुम ब्लश क्यों कर रही हो। जो सुनकर फे और यान उसे ये सब बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था। पर सांगजी तो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो भी अब उनकी वहाँ में हाँ मिला देती है कि दुआन बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। इसीलिए वो बेचारा एकदम साइड होकर बैठ जाता है, जिसे सांगजी साइड मिरर से देख रही थी। जब ये सभी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो यान उन्हें उतरने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कार कहीं और पार्क करनी थी। पर सांगजी कार से नहीं उतरती और यान से बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यान उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि ये नो पार्किंग एरिया था और उसे फाइन लग जाएगा। इसीलिए अब सांगजी गुस्से में कार से उतर जाती है और उनके साथ चलने लगती है। लेकिन दुआन को लगता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उसका रीजन पूछता है। तो सांगजी कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो अकेले उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। पर तभी दुआन उसकी स्कर्ट देखता है जो कि खराब हो गई थी। वो समझ जाता है कि उसको पीरियड्स हो गए हैं, इसीलिए वो उसको कवर करने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब जब वो वॉशरूम पहुंचती है तो दुआन उसे उसका वहीं पर वेट करने के लिए कहता है और उसके लिए सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए चला जाता है। इधर सांगजी जब मिरर में अपनी स्कर्ट देखती है तो समझ जाती है कि दुआन उसे कवर करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। वहीं दुआन स्टोर में पहुंचने के बाद यान को कॉल करता है और उसे सांगजी की सिचुएशन के बारे में बताता है। तो यान उसे हेल्प करने के लिए बोलता है, जिस पर दुआन कहता है कि वो तुम्हारी सिस्टर है ना कि मेरी, और वो उसे भी स्टोर में बुला लेता है। फिर जब ये दोनों मिलकर सैनिटरी नैपकिन लेने लगते हैं तो काफी ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वहां पर आता जा रहा था। पर किसी तरह से ये लोग उसे लेकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी दुआन स्कर्ट देखता है और उसे याद आता है कि सांगजी की स्कर्ट भी खराब हो गई है, इसीलिए वो एक स्कर्ट भी ले लेता है। दूसरी तरफ सांगजी वॉशरूम में बैठकर काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी, क्योंकि दुआन ने उसे इस कंडीशन में देख लिया था। तभी वहां पर एक लेडी आती है जो कि उसे वो सामान दे देती है जो कि दुआन ने उसके लिए भिजवाया था। पर सांगजी सोचे जा रही थी कि वो बाहर जाने के बाद उसे फेस कैसे करेगी। अब जब वो बाहर आती है तो यान उसका वहीं पर वेट कर रहा था, पर सांगजी काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। पर यान उसे पकड़कर यहाँ से ले जाता है। वे पूछता है कि आखिर वो दोनों कहाँ थे। तो दुआन झूठ बोल देता है कि सांगजी क्लॉ गेम खेलने लग गई थी और ना जीतने पर रोने लगी थी। ये सुनकर फे उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे ट्रीट देता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारी ऐसे नॉनवेज आइटम्स थी जिसे सांगजी को एलर्जी थी, इसलिए यान उसे ये सब खाने से मना कर देता है और खुद उसके लिए ऑर्डर करता है। तभी दुआन वहाँ पर सांगजी के लिए गर्म पानी लेकर आता है, इसलिए वो उसे देखने लग जाती है। अब जब उसका ऑर्डर आता है तो दुआन उन चीजों को निकालने लग जाता है जिसे सांगजी को एलर्जी थी। यहाँ से अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर यान और दुआन उस लेडी को सामान देते हैं ताकि वो उसे सांगजी तक पहुंचा सके। और दुआन फिर खुद ही यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि जब सांगजी उसे यहाँ पर देखेगी तो जरूर ऑकवर्ड फील करेगी। अभी सभी लोग जब खाना खाने के बाद वापस जा रहे थे तभी यान को कुछ काम याद आ जाता है। वो सांगजी को अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। तो फिर सांगजी को उसके साथ क्लॉ मशीन गेम खेलने के लिए कहता है, क्योंकि पहले वो हार गई थी। तो वो कॉइन लेकर उस गेम को खेलने लगती है, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो हार जाती है, जो देखकर दुआन उसकी हेल्प करने लग जाता है। और यहाँ सांगजी की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, वो उसे देखने ही लग जाती है। जब दुआन उस गेम को खेलता है तो वो एक व्हाइट टेडी बेयर जीत जाता है, जो देखकर सांगजी काफी खुश होती है। दुआन उसे कहता है कि अब मत रोना, तो सांगजी और भी ज्यादा स्माइल करने लग जाती है। सीन अब यहाँ से फिर से पास में शिफ्ट होता है, जहाँ टीचर से मिलने के बाद सांगजी दुआन को कैंडी देकर थैंक्स कहती है। तो दुआन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब घर तक लेक्चर दूंगा। तो वो बोलती है कि अगर उसका भाई होता ना तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, जिस पर दुआन यान को फोन करके पूछने लग जाता है, पर सांगजी उसे रोकती है। पर जब दुआन उसे डांटता है कि उसकी वजह से आज उसके काफी काम रुक गए, जो सुनकर सांगजी रोने लग जाती है। तो वो उसे चुप कराने के लिए बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं ये सब किसी को नहीं कहूंगा। और वो उसके साथ उसे घर तक छोड़ने के लिए चलने लग जाता है, पर वो उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी और बहाना करने लगती है, लेकिन फिर भी दुआन नहीं मानता। अभी दोनों साथ में घर आ जाते हैं, जहाँ रास्ते में सांगजी उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा। तो दुआन भी उसे बोलता है कि वो भी कोई शैतानी ना करे और पढ़ाई पे फोकस करे, जिस पर सांगजी बोलती है कि अच्छा अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो क्या वो फिर से उसका ब्रदर बनकर स्कूल में आएगा। ये सुनकर दुआन हंसने लग जाता है और पूछता है कि अगली बार से क्या मतलब है। फिर उसे घर छोड़ने के बाद दुआन उसे बाय कहकर जाने लगता है और सांगजी उसे चुपके से देखने लग जाती है। प्रेजेंट में सांगजी टेडी बेयर को पाकर काफी ज्यादा खुश थी। फिर ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम सांगजी को उसकी फ्रेंड जेनरू के साथ देखते हैं, जो कि उसे जेंगचू की बर्थडे पार्टी में ले जा रही थी, जहाँ पर जाने का तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसकी फ्रेंड के बार बार कहने पर वो चली जाती है। फिर वो उसे एक शॉप में ले जाती है जहाँ पर वो लोग मिलने वाले थे, पर शॉप में एंटर होते ही सांगजी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस शॉप के अंदर दुआन था, जो कि वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता था। दुआन यहाँ पर उसे देखकर उसका अच्छे से वेलकम करता है और उसे मेन्यू कार्ड देता है। वही इतने हैंडसम लड़के को देखकर उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये कौन है, तो सांगजी बताती है कि ये उसके ब्रदर का फ्रेंड है। पर फिर वो
उसे काम करते हुए देखने लग जाती है। अब जब दुआन उसे नोटिस करता है वो तुरंत मुंह घुमा लेता है। इसके बाद वो खुद जाकर दुआन के पास ऑर्डर करती है और जब पैसे देने की बारी आती है तो दुआन कहता है कि इसमें अभी भी 1 युआन कम है, पर सांगजी कहती है कि ऐसा नहीं है। तो दुआन कहता है कि ये 1 युआन ना बार बार मुझे देखने का फाइन है। तो सांगजी बोलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे लगता है ना कि यहाँ पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं है और मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। दुआन अब उसे पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक डेजर्ट तो दे ही सकता हूँ। अब वो ऑर्डर रेडी करने के लिए चला जाता है। वहीं जब ये दोनों बैठकर फांगजू का इंतजार कर रहे थे तभी दुआन ऑर्डर रेडी करके वहाँ पर आ जाता है। इतने में उसका बॉस भी आ जाता है जो दुआन से कहता है कि वो उसे हाफ मंथ की सैलरी एडवांस दे पाएगा। सांगजी ये देखकर सोचने लगती है कि दुआन के पास जरूर पैसों की कमी है। तभी जेंगचू भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है और सांगजी से पूछता है कि क्या उसका भाई यहाँ पर काम करता है, क्योंकि वो लोग तो काफी रिच हैं, पर वो उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। फेंगजू फिर उन्हें यहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर सांगजी खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ये उसे दुआन ने दिया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। दुआन सांगजी से बोलता है कि अपने दोस्तों के साथ सेफ रहना और अंधेरा होने से पहले वापस चले जाना, इसलिए सांगजी भी उनके साथ चली जाती है। पर उसे कुछ याद आता है इसलिए वो वापस स्टोर में आ जाती है। वो दुआन से पूछती है कि क्या उसे पैसों की ज़रूरत है और क्या वो सच में डेजर्ट अफोर्ड कर पाएगा, जिस पर वो हंसकर कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं डेजर्ट अफोर्ड कर ही सकता हूँ। ये सुनकर सांगजी वहाँ से चली जाती है, पर दुआन देखता है कि सांगजी उसके लिए अपने पैसे छोड़कर चली गई है, जिन्हें देखकर वो स्माइल करता है। अब हम फेंगचू को देखते हैं जिसके बर्थडे को सभी लोग काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, पर सांगजी वहाँ पर बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। फिर जब केक काटने की बारी आती है तो विश मांगने के टाइम फेंगचू सांगजी का हाथ पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो कुछ कहता सांगजी उसे रोक देती है। वो बोलती है कि मुझे घर जाना है और वो सभी को गुड बाय कहकर चली जाती है। फेंगचू भी यहाँ से उसके पीछे पीछे भागते हैं। वही सांगजी दुआन की शॉप के सामने से निकलती है। तभी फेंगचू भी वहाँ पर आ जाता है, जिन्हें एक साथ दुआन देख लेता है। सांगजी जब दुआन की शॉप के सामने से निकलती है तो वो उसे देख लेता है। तभी उसके पास फेंगचू आता है जो उसे बोलता है कि उसने बड़ी मुश्किल से उसके लिए स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो उसे अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए कहती है। फेंगचू उसे बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो सांगजी उसे याद दिलाती है कि उसने उसका एक बार दांत तोड़ दिया था और वो उसकी बात तक नहीं सुनती, जिस पर फेंगचू रोने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है, जिसे देखकर फेंगचू वहाँ से चला जाता है। दुआन यहाँ पर सेंगजी से बोलता है कि वो अभी हाई स्कूल में है, इसलिए उसे डेटिंग नहीं करनी चाहिए। तो सेंगजी उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मैं तो उसे इस सब के लिए मना करके पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कह रही थी, पर फिर भी दुआन उसे इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर लोग उसे पसंद करते हैं तो ये उसके लिए अच्छी बात है और उसे उसके लिए उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, पर इस तरह किसी को रिजेक्ट करना जिससे उसे दुखी हो वो सही नहीं है। सांगजी बोलती है कि उसने उसे कुछ भी हार्म नहीं किया, बल्कि वो तो हर छोटी बात पर खुद ही रोने लग जाता है। दुआन फिर यहाँ पर उसे हाथ आगे करने के लिए कहता है और उसके पैसे वापस करके मजाक में कहता है कि अगर लोगों को पता चला कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं तो वो मुझे ब्लैकमेलर कहेंगे। सांगजी कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे लगा कि तुम्हारी इतनी सारी जॉब्स करने का कारण पैसों की कमी है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और अगर मेरा भाई भी होता तो मैं यही करती। जो सुनकर दुआन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर फिर उसे प्रॉमिस करता है कि अगर उसे सच में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो उससे मांग लेगा। वो उससे पूछता है कि क्या वो अकेली घर चली जाएगी, इस पर वो हाँ कहती है। फिर वो उसे बाय कहकर वापस से अपने काम पर चला जाता है। अब अगले दिन सांगजी को हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर जेनरू से बात नहीं कर रही थी क्योंकि जो उसने पार्टी में किया था उससे वो नाराज थी। वहीं स्पोर्ट्स डे आने वाला था, इसीलिए बच्चों को अपने नाम किसी न किसी एक्टिविटी में लिखवाना था। टीचर यहाँ पर सांगजी से हाई जंप में पार्ट लेने के लिए कहते हैं, पर वो बहाना करती है क्योंकि उसकी नीज में प्रॉब्लम थी। टीचर बोलते हैं कि तुम 17 साल की हो ना कि 70 की, और वो उसका नाम हाई जंप में खुद ही लिखवा देते हैं। क्लास के बाद सांगजी जेनरू से उसका आज का प्लान पूछती है तो वो बताती है कि वो स्टोर जाने वाली है, तो वो भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर जेनरू मना कर देती है, जिस बात से वो दुखी हो जाती है। इसके बाद हम स्पोर्ट्स डे का इवेंट देखते हैं, जहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स को उनकी टीम सपोर्ट कर रही थी और इस रेस के अंदर जेंगचू विनर आता है। लेकिन जब सांगजी की बारी आती है तो जेंगरू उसकी परफॉर्मेंस देखने से मना कर देती है। अब जब सांगजी रजिस्ट्रेशन एरिया में जा रही थी तभी जेंगचू उसके सामने आकर उसे विशेष देता है और अपना अवार्ड लेने के लिए चला जाता है। फिर जब वो खुद को रजिस्टर करवाने के लिए जाती है तो क्वालिफायर्स उसे देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उसका भाई था जो कि उससे मजाक करता है कि उसकी हाइट काफी छोटी है। पर जैसे ही सांगजी उसे लिस्ट में अपना नाम दिखाती है तो उसे देखने के बाद यान जोर से टेबल पर हाथ मारता है, जिसे दुआन की नींद ही खुल जाती है और सांगजी को देखकर वो उसके सनफ्लावर की तारीफ करता है, जिसे वो छुपा लेती है। यान फिर अब उसे लिटिल डीमन कहकर विशेष देता है, जो सुनकर सांगजी अपना चेहरा छुपाकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी कॉम्पिटिटर्स वार्म अप करते हैं, जहाँ पर दुआन आकर सांगजी को अपनी कैप देता है और उसे वार्म अप करवाता है।
तभी यान वहाँ पर आकर उनकी फोटोज लेने लगता है, जो देखकर सांगजी कहती है कि तुम तभी मेरी फोटोज क्यों लेते हो जब मैं अच्छी नहीं दिख रही होती, और वो उससे कैमरा लेने लगती है। पर फिर दुआन यान से कैमरा लेकर कहता है कि मेरी सिस्टर को परेशान करना बंद करो। इतने में ही हाई जंप वाले कंटेस्टेंट की अनाउंसमेंट होती है, इसीलिए सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। अब बाकी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के बाद सांगजी की बारी आती है, जिसे दुआन और उसका भाई देख रहे थे। जैसे ही सांगजी जंप लेने के लिए भागती है तो बीच में ही रुक जाती है और फिर से ट्राई करती है, पर सेकंड अटेम्प्ट में वो बार को ही अपने साथ लेकर नीचे गिर जाती है और फेल हो जाती है। पर इसके बाद वो दोबारा से ट्राई करती है, और अब क्योंकि ये उसका आखिरी चांस था तो वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पूरी तरह से कंसंट्रेट करने के बाद जंप करने के लिए भागती है, जिसे सब लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे चोट आ जाती है। तभी टीचर वहाँ पर आकर यान को उसे मेडिकल कैंप में ले जाने के लिए कहते हैं, तो यान उसे उठा लेता है, जो देखकर टीचर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो यान दुआन था। अब इससे पहले कि यान कुछ बोल पाता, सांगजी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि ये मेरे डैड है, जो देखकर दुआन हंसने लग जाता है और वो उसे यहाँ से ले जाते हैं। पर यान और सांगजी लड़े ही जा रहे थे, जिससे परेशान होकर यान उसे अपनी पीठ से उतारकर दुआन की पीठ पर चढ़ा देता है। अब जब यान देखता है कि मेडिकल रूम के अंदर कोई नहीं है तो वो किसी को बुलाने के लिए चला जाता है, पर इससे बीच दुआन सांगजी को खुद ही फर्स्ट एड देने लग जाता है, जिसे सांगजी बड़े ध्यान से देख रही थी। तो दुआन पूछता है कि वो उसे इस तरह से क्यों देख रही है। सांगजी बोलती है कि तुम मुझे कितने अच्छे से ट्रीट करते हो ना, और एक मेरा भाई है जो कि मुझे हमेशा डांटता रहता है। जिस पर दुआन कहता है कि वो जरूर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि जब तुम हर्ट हुई थी तो वो काफी ज्यादा घबरा गया था और बिना कुछ सोचे उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। उसी वक्त यान यहाँ पर आ जाता है, जिसे दुआन कहता है कि फर्स्ट एड तो उसने ही दे दिया है, पर स्प्रेन के लिए उसे हॉस्पिटल में दिखाना होगा। यान अब उसे वाटर बॉटल देता है और फिर से उसे अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाए, जिस पर सांगजी दुआन को देखने लग जाती है कि इसका भाई सच में उसे प्यार तो करता है। फिर वो उसकी पीठ पर चढ़कर वहाँ से जाने लगती है। इतने में दुआन एक और लड़की को नोटिस करता है जिसे चोट लग गई थी। वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है, जो देखकर सांगजी यान की टोपी आगे कर देती है और रुककर देखती है कि दुआन उस लड़की की भी उसी तरह हेल्प कर रहा है जैसे कि उसकी की थी। जिस बात से वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और सोचती है कि वो सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि सभी के साथ अच्छे से बिहेव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासेस ओवर होने के बाद यान सांगजी को कॉल करके बताता है कि वो आज उसकी जगह दुआन उसे लेने के लिए आएगा, इसलिए वो कोई ट्रबल क्रिएट ना करे। ये सुनकर सांगजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं भला ट्रबल क्रिएट क्यों करूंगी। अब वो अपनी क्लास में बैठकर दुआन के आने का वेट कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड जेंगरू आकर उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ कुछ खरीदने चलेगी, जिस पर वो स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं, जो कि सांगजी को लेने के लिए आ गया था, पर गार्ड उसे बताता है कि क्लास 11 में कोई भी नहीं है, बल्कि वो तो खाली है। इस बात से दुआन काफी परेशान हो जाता है कि आखिर सांगजी कहाँ गई होगी। वही हम सांगजी को देखते हैं, जिसे जेंगरू सहारा देकर अपने साथ ले जा रही थी, पर सांगजी देखती है कि जेंगरू थोड़ी सी परेशान है। वो उससे इसका रीजन भी पूछती है, लेकिन वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो उससे पूछती है कि क्या वो अपने साथ पैसे लेकर आई है, तो सांगजी उसे पैसे दिखाती है और बताती है कि वो आज अपने साथ 50 युआन लेकर आई है। आगे बढ़ते हुए जेंगरू उसे साइबर कैफे चलने के लिए कहती है, पर सांगजी मना कर देती है क्योंकि उसके टीचर्स ने उसे कहा था कि वो डेंजरस जगह है। इसलिए अब जेंगरू अकेले उस तरफ जाने लगती है, जो देखकर सांगजी को उसकी फिक्र होती है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं, जो कि सांगजी को ढूंढ रहा था। वो एक शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसने किसी हाई स्कूल लड़की को देखा जिसके पैर के अंदर चोट लगी हो, तो वो बंदा बता देता है कि वो किस तरफ गई है। इसलिए दुआन भी उसी तरफ चला जाता है। सीना वापस से सांगजी पर आता है, जो देखती है कि जेंगरू को कुछ लड़कियां पैसों के लिए बुली कर रही थी, पर जेंगरू कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे पैसे नहीं दिए, लेकिन उसकी फ्रेंड के पास पैसे हैं। जो सुनकर वो लड़कियां जबरदस्ती सांगजी से उसके पैसे ले लेती है, पर इतने भी उनके लिए काफी नहीं थे, इसलिए वो उसका बैग चेक करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो लड़कियां उन दोनों से कहती है कि अगर वो कल यहाँ पर पैसे लेकर नहीं आए तो उनके साथ काफी बुरा होगा। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। सांगजी जेंड्रो से पूछती है कि क्या वो इन्हें जानती है, जिस पर वो बताती है कि वो इन्हें साइबर कैफे में मिली थी। फिर वो सांगजी से यहाँ पर माफी मांगने लग जाती है इस सब के लिए। सांगजी उसे बोलती है कि तुमने मुझे जेंगचू की बर्थडे पार्टी पर भी फंसाया था, और स्पोर्ट्स डे पर भी जब मुझे चोट लगी तब तुम नहीं आए, और आज जब तुम अचानक से मेरे पास आए मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए। वो उसे ये सब अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कहती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। फिर वो यहाँ से चली जाती है, जिसके थोड़ी दूर जाने के बाद उसके सामने दुआन आ जाता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी, पर सांगजी रोने लग जाती है, जिसे रोता हुआ देखकर दुआन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो तुम परेशान मत हो। वो फिर उसे एक शॉप पर ले जाकर जूस पीने के लिए देता है ताकि उसे बेटर फील हो। फिर वो दुआन को सारी बातें बताती है कि किस तरह उन लड़कियों ने उसे बुली किया। जो सब सुनकर दुआन कहता है कि उसे ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है और उन्हें ऐसी बातें सबसे पहले अपने टीचर्स और पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए। सांगजी उसे यहाँ पर देखने लग जाती है।
दुआन पूछता है कि वो घर कैसे जाएगी, तो सांगजी कहती है कि बस से। दुआन बोलता है कि अगर किसी ने उसकी चोट पर पैर रख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वो अब उसके लिए एक शॉप से साइकिल रेंट पर लेता है और सांगजी को अपने पीछे बिठाकर वहां से ले जाता है। वो उसे एक अलग जगह से लेकर जा रहा था जहाँ रास्ते में काफी सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें देखकर सांगजी काफी एंजॉय करती है और पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। दुआन बताता है कि उनकी ग्रेजुएशन हो गई है, इसीलिए सभी लोग अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। सांगजी पूछती है कि क्या तुम भी फिर वापस चले जाओगे, पर दुआन कहता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और दोनों बातें करते हुए घर पहुँचते हैं जहाँ वो बस अपने भाई की शिकायत किए जा रही थी। दुआन उसे बोलता है कि अगर वो तुम्हारा मजाक बनाना है तो मुझे बताना। फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो आज की सारी बात अपने पेरेंट्स को जरूर बताए। सांगजी फिर उसे बाइक लेकर चली जाती है, लेकिन जाते हुए फिर से दुआन को देखे जा रही थी जिसे वो बचपन में किया करती थी और काफी खुश होकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो दुआन के दिए हुए पैसों को टेबल पर रखकर देखने लगती है और काफी स्माइल करती है और स्माइल करके याद करती है कि दुआन ने कैसे कैसे उसकी हेल्प की। फिर वो एक पेपर स्लिप को निकाल कर उसमें लिखती है कि उसके पास एक सीक्रेट है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और वो ये है कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। वो स्माइल करते हुए अब दुआन के बारे में सोचने लगती है। फिर वो उस पेपर को फोल्ड करके एक छोटा सा स्टार बना देती है और उसे एक जार के अंदर रख देती है। अगले दिन स्कूल के बाद सांगजी वापस से घर जा रही थी तो उसके सामने उसका भाई अपने दोस्तों के साथ वहां पर आया हुआ था, जिन्हें देखकर वो दूसरी तरफ जाने लगती है। पर यान उसे लिटिल डीमन कहकर बुलाता है और पूछता है कि कल उसे किसने बुली किया था। सांगजी इन लोगों को कुछ भी नहीं बताती, पर दुआन उसका बैग ले लेता है और यान उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो यान उन पुलिस का डिस्क्रिप्शन पूछता है, जिस पर सांगजी बताने लग जाती है। यान बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया वो बुली लड़कियां हैं, तो सांगजी कहती है कि तुमने पूछा ही नहीं। फिर बोलता है कि हम 4 लड़कियों उन 3 लड़कियों से इस तरह नहीं लड़ सकते, पर यान अपनी बहन को तंग करने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो एक फ्रेंड को सांगजी के पास छोड़कर दुआन और फे के साथ उन्हें ढूंढने चला जाता है, जहाँ उन्हें वो बुली लड़कियां मिल जाती है, जिनके हाथ से यान स्मोकिंग पैकेट लेकर फेंक देता है और कहता है कि इतनी सी एज में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तो यान उसे याद दिलाता है कि कल उसने उसकी बहन से 50 युआन छीने थे। अब पहले तो वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, पर जब यान उसे घूरता है तो वो मान जाती है कि उसने उसे परेशान किया था। यान उस पर काफी गुस्सा करके वो वॉलेट वापस मांगता है जो कि उसने सांगजी से छीना था। फिर वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है, तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तो अब जाओ। पर दुआन उनसे पूछता है कि उनमें से लीडर कौन है। फिर वो उस लड़की की तरफ गुस्से में बढ़ता है, जिससे वो लड़की डर कर वहीं पर बैठ जाती है। दुआन उसे समझाता है कि वायलेंस से कभी भी कुछ सॉल्व नहीं होगा और आगे से वो किसी को बुली ना करे। ये तीनों अब उन्हें वार्न करके यहाँ से चले जाते हैं। सांगजी के पास वापस जाने के बाद वो उसका वॉलेट उसे वापस कर देते हैं। ये सभी लोग अब यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब वापस से पास में जाता है, जहाँ पर हम सांगजी को देखते हैं जो कि हर वक्त सिर्फ दुआन के बारे में सोच रही थी कि वो कितना अच्छा और हर बार उसकी हेल्प करता है। वो डिसाइड करती है कि वो बड़ा होने के बाद उसी की तरह एक अच्छा पर्सन बनेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ैंगरू को पेरेंट्स उसके क्लास में उसे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। ज़ैंगरू जाते हुए सांगजी को एक नोट देती है, क्योंकि वो लास्ट इंसिडेंट की वजह से उससे काफी नाराज थी और वो उससे बात नहीं कर रही थी। जाते हुए वो उसे विंडो से देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब जब सांगजी उस नोट को खोलती है तो उसमें उसने उसे सॉरी लिखा हुआ था, जिसे देखकर सांगजी को भी काफी बुरा लगता है। अब अगली क्लास में उनका एक टेस्ट होना था जिसमें उन्हें माई ड्रीम पर ऐसे लिखना था, जिसे सभी लोग लिखना शुरू करते हैं। फिर हम सांगजी को उसके घर पर उस डॉल के साथ खेलता हुआ देखते हैं। तभी उसके रूम में उसके मॉम डैड आते हैं जो कि उससे कुछ बात करना चाहते थे। सांगजी को अपने पास बैठाकर उसके डैड उसे उसका रिजल्ट दिखाते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो फिजिक्स में पास हो गई थी। उसके डैड बोलते हैं कि इसमें भला इतनी खुशी की क्या बात है। सांगजी उन्हें बताती है कि फिजिक्स उसे पसंद नहीं है, इसलिए उसने बस एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही पढ़ाई की थी। जो देखकर उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसका कोई ड्रीम होना चाहिए और उसके लिए उसे मेहनत करनी चाहिए। तो सांगजी बोलती है कि इसके बारे में उसने अपने एसे में लिखा था कि उसे एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें पीस और लव हो। पर उसके डैड बोलते हैं कि उसने करियर के बारे में क्या सोचा है। तो सांगजी अपनी ड्राइंग दिखाती है और बोलती है कि उसकी लाइफ में फिजिक्स काम नहीं आने वाली, जिसकी ये बात सुनकर उसके डैड उसके लिए ट्यूटर रखने के लिए कहते हैं, और ये ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होगा, जिस चीज के लिए वैसे तो दोनों ही खुश नहीं थे। पर फिर यान जैसे जैसे करके उसे पढ़ाना शुरू करता है। सांगजी का ध्यान उसमें बिल्कुल भी नहीं था, वो बार बार कुछ न कुछ किए जा रही थी, जिससे यान काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उन दोनों में हर बार की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, जो देखने में काफी फनी सीन था। फिर जब सांगजी देखती है कि वो हारने वाली है तो वो रोते हुए बेड पर लेट जाती है। अभी दोनों रात में मॉम डैड के सामने एक दूसरे की कंप्लेंट करने लग जाते हैं और किसी और ट्यूटर को रखने के लिए कहते हैं। तो डैड भी इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके झगड़े से उनकी मॉम का मूड खराब हो। यान बोलता है कि ये मेरे रूम के अंदर नहीं पड़ेगी। सांगजी भी ये नहीं चाहती थी कि कोई स्ट्रेंजर उसे पढ़ाने के लिए उसके रूम में आए,
पर जब उसकी मॉम डैड कहते हैं तो यान को मानना ही पड़ता है, जो सुनकर सांगजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जब वो अपनी रूम में ड्राइंग कर रही थी तभी उसकी मॉम वहां पर आती है, जिन्हें सांगजी अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने यान को एक पिग में ड्रॉ किया हुआ था। ये देखकर उसकी मॉम भी काफी हंसने लग जाती है। मॉम उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए ट्यूटर ढूंढ लिया है और उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। पर सांगजी बेचारी यहाँ पर बेड पर हाथ पटकने लग जाती है कि इन्होंने इतना जल्दी दूसरा ट्यूटर ढूंढ कैसे लिया, और वो कहती है कि उसे कोई भी ट्यूटर नहीं चाहिए। तभी वो एक प्लान बनाती है कि सुबह सुबह वो यहाँ से कहीं और चली जाएगी ताकि ट्यूटर को लगे कि सांगजी एक बदमाश लड़की है और वो अपनी जॉब तुरंत से चेंज कर दे। अगले सुबह हम देखते हैं कि सांगजी रेडी तो हो गई थी पर वो सोती रह जाती है और जब टाइम देखती है तो काफी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं जो कि किसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। तभी उसे वहाँ उसी की सिटी का आदमी मिलता है जो उससे पूछता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद किस सिटी को चूज करेगा काम करने के लिए। तो दुआन बोलता है कि वो अभी श्योर नहीं है, तो वो आदमी उसे अपनी सिटी यही में काम करने के लिए कहता है और बताता है कि उसे भी हेड ऑफिस भेजा जाएगा जिसके बाद वो साथ में काम कर सकेंगे। दुआन बोलता है कि वो इसके बारे में सोचेगा और जब वो अपना काम करने लगता है तभी उसे यान का कॉल आता है जो उसे अपनी बहन को पिक करने के लिए कहता है। इधर हम सांगजी को देखते हैं जो कि उठने के बाद चुपके से यहाँ वहाँ देखने लग जाती है कि कहीं उसका टीचर आ तो नहीं गया, पर उसे वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, जिस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने भाई से इंस्टेंट नूडल बनाने के लिए कहती है और बताती है कि ये ट्यूटर आज लेट हो गया है, इसका मतलब वो अपने काम में बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। इसीलिए वो यान से उस ट्यूटर की कंप्लेंट मॉम से करने के लिए कहती है, पर यान कोई भी जवाब नहीं देता और किचन में काम करता रहता है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका भाई तो अपने रूम से आ रहा है और जो किचन में है वो दुआन है, जो देखने के बाद वो एकदम चुप हो जाती है। यान बताता है कि यही उसका ट्यूटर है और तुम इतनी लेट क्यों उठी, जिस पर सांगजी उसे चुप कराने लग जाती है। तभी दुआन उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है और सांगजी से कहता है कि जल्दी आओ वरना तुम्हारे नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। अब जैसे ही सांगजी आती है तो दुआन बताता है कि यान उसे उठाने के लिए आया था पर वो उठी ही नहीं। अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम अपने बाउल से कुछ खाना सांगजी को दे देता है जिससे वो उसे देखने लग जाती है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो खुशी खुशी अपने रूम से सारी बुक्स लेकर दुआन के पास पढ़ने के लिए आती है, पर वो दोनों तो गेम खेल रहे थे। इसीलिए सांगजी यान को डिस्टर्ब करने के लिए उसके सामने बैठ जाती है, जिससे वो परेशान होकर कहता है कि हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है, इसलिए कुछ देर बाद पढ़ लेना। दुआन भी उसे यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है, पर सांगजी उसके लिए फ्रूट लेने के लिए चली जाती है और वो एक बड़ा सा वाटरमेलन लाकर यान के सामने रख देती है, जो देखकर यान कहता है कि तुम इसको नहीं काट पाओगे और वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो गेम खेल रहा था। इसी बीच दुआन सांगजी को अपना रिज्यूम देकर कहता है कि इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ या फिर नहीं। अब जब सांगजी रिज्यूम पढ़ने लग जाती है तो देखती है कि इसमें दुआन की फोटो नहीं लगी हुई थी, इसलिए वो चुपके से उसकी फोटो लेने लगती है। पर गेम खेलते वक्त वो इतना ज्यादा हिल रहे थे कि बड़ी मुश्किल से वो उसकी फोटो ले पाती है, पर दुआन उसे यहाँ पर फोटो क्लिक करते हुए देख लेता है और पोज बनाता है, जो देखकर यान पूछता है कि वो भला उसकी फोटो क्यों ले रही है, क्या ये मुझसे हैंडसम है, जिस पर सांगजी झूठ कहती है कि उसकी क्लासमेट्स अपने भाई के हैंडसम होने की बातें करती है और तुम ना इतने बुरे दिखते हो कि मैं उसे तुम्हारी फोटो भी नहीं दिखा सकती, जो सुनकर यान उसे मारने के लिए दौड़ता है, पर दुआन उसे रोक लेता है। इसके बाद वो फिर से अपनी गेम कंटिन्यू करते हैं। इधर सांगजी अपने रूम में दुआन की फोटो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और अपने फोन में उसका नाम अच्छे से सेव करती है। तभी रूम के अंदर दुआन बुक्स और वाटरमेलन दोनों ही लेकर आ जाता है और सांगजी से फोटो दिखाने के लिए कहता है जो कि उसने अभी अभी क्लिक की थी, लेकिन वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है और कहती है कि आज मेरा पढ़ने का काफी मन हो रहा है। दुआन भी अब उसके लास्ट एग्जाम का पेपर मांगता है ताकि वो उसकी वीक टॉपिक्स को उसको समझा सके, पर उसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि इसकी फिजिक्स काफी ज्यादा वीक है। वो उसे बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा था ना, तो सांगजी कहती है कि वो काफी पुरानी बात हो गई। दुआन अब उसे फिर से पढ़ाना शुरू करता है, जिसमें सांगजी को काफी मजा आ रहा था। वो फिर आज के लिए उसे सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए देता है और बताता है कि वो वीक में 3 दिनों से इस तरह से पढ़ाया करेगा, जिस पर सांगजी कहती है कि तुम डेली नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो तो उसे हर रोज मिलने का बहाना ढूंढ रही थी। पर दुआन कहता है कि बाकी के 4 दिन उसकी इंटर्नशिप चलती है, इसीलिए वो उसे वीक में 3 दिन ही पढ़ा पाएगा। सांगजी बोलती है कि वो यही सिटी की जगह पर यहाँ पर पढ़ाने के लिए क्यों आएगा, तो दुआन उसे बताता है कि उसे गेमिंग इंडस्ट्री में अपना ड्रीम पूरा करना है और नानवू के अंदर काफी गेमिंग इंडस्ट्री है। ये सब बताकर वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। इसके 2 दिन बाद हम देखते हैं जब दुआन उसे पढ़ाने के लिए आता है तो सांगजी देखती है कि वो ठीक से सोया नहीं है। दुआन बताता है कि काम की वजह से कल वो लेट सोया था, तो सांगजी कहती है कि जब तक मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ तब तक तुम सो जाओ, जिस पर दुआन मजाक में कहता है कि तुम मेरी सोते हुए फोटोज लेकर कहीं अपने पेरेंट्स से मेरी शिकायत तो नहीं करने वाली। पर फिर वो काम देकर थोड़ी देर सोने के लिए चला जाता है। अब जब सांगजी उसे सोते हुए देखती है
तो वो उसे कवर कर देती है ताकि उसे ठंड ना लग जाए और वो अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब दुआन उठता है तो देखता है कि सांगजी उसके सामने बैठकर ड्राइंग कर रही थी। इसीलिए वो उसके सर पर मारकर पूछता है कि उसका काम कहाँ तक हुआ। तो वो उसे अपना सारा काम लाकर दिखा देती है, जो देखकर दुआन कहता है कि लगता है मेरे पढ़ाने की स्किल्स काफी ज्यादा बेकार है। सांगजी कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे ही फिजिक्स बोरिंग लगती है। दुआन अब यान के पास जाकर उसके साथ खेलने लगता है और उसे बताता है कि उसकी बहन को सिटी साइंस म्यूजियम ले जाना चाहता है ताकि साइंस के अंदर उसका इंटरेस्ट बने। इसीलिए अब ये तीनों साइंस म्यूजियम जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद सांगजी को काफी अच्छा लगता है। पर यान वहां पर आकर उन्हें 2 ही टिकट देता है। दुआन कहता है कि मैंने तो तुम्हें 3 टिकट्स के पैसे दिए थे ना। पर यान को ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने लिए साइबर कैफे में गेम खेलने की टिकट ली थी। फिर ये दोनों ही अब म्यूजियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर दुआन उसे फिजिक्स के बारे में बताने लग जाता है। और ये सब देखकर सांगजी को भी काफी अच्छा लग रहा था। वो उसे राइड करने के लिए बोलता है और जैसे ही सांगजी राइड करती है तो उसे काफी मजा आता है। ये दोनों फिर एक प्रोजेक्शन वॉल के सामने जाते हैं, जहाँ पर ओशन का बिहेवियर के बारे में दुआन उसे समझाता है। तभी सुनामी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिस पर सांगजी दुआन का हाथ पकड़ के वहां से भाग जाती है। फिर दुआन उसे एक फ्लावर पॉट के पास लेकर जाता है और उसे हाथ रखने के लिए कहता है। जब वो ऐसा करती है तो एक प्लांट उसमें से निकलता है, जिसकी सारी शैडो दिख रही थी। ये देखकर सांगजी काफी खुश होती है और बहुत एंजॉय करती है। फिर दुआन उसके पीछे की फिजिक्स के बारे में उसे बताने लग जाता है और समझाता है कि लाइफ में किसी भी तरह के ड्रीम को पूरे करने के लिए उससे अच्छे से पढ़ना होगा। जिस बात से वो समझ जाती है और पूछती है कि बचपन में गेम खेलने की वजह से तुम्हें ये सब इंटरेस्टिंग लगता है ना। दुआन कहता है कि वीडियो गेम्स उस वक्त मेरे लिए नेगेटिव रियलिटी से दूर रहने का जरिया थे, इसीलिए तब से उसने डिसाइड किया वो एक गेम डेवलपर बनेगा और खुद की गेम बनाएगा। सांगजी बोलती है कि वो भी अब हार्ड वर्क करेगी और अपना ड्रीम पूरा करेगी। फिर दोनों यहाँ प्रॉमिस करते हैं कि अपना ड्रीम जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद हम सांगजी को प्रॉमिस वाले मूवमेंट को स्केचबुक में ड्रॉ करता हुआ देखते हैं। तभी दुआन वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ जाता है, इसलिए वो स्केचबुक बंद करके साइड में रख देती है। दुआन कहता है कि जो लोग ड्राइंग करते हैं वो दिल के काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में काफी ब्यूटीफुल मेमोरीज को कैप्चर करके रखते हैं। तो सांगजी कहती है कि तुम कभी रिलेशनशिप में मत पड़ना, जो सुनकर दुआन पूछता है कि क्या मतलब है अब तुम्हारा। तो सांगजी बोलती है कि अगर तुम रिलेशनशिप में पड़ गए तो अपना ड्रीम पूरा करने में लेट हो जाओगे, और बोलती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी भी तो तुम मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर पाओगे। तो दुआन कहता है कि मैं अपने लिए ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा जो तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट करे। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने तो सबसे पहले मुझे उससे मिलवाना, जिसके लिए दुआन हंसते हुए हाँ कर देता है। तभी उसे यान का कॉल आता है, जो कि उसे वापस बुलाता है। फिर जब भी दोनों उसके पास जाते हैं तो सांगजी उसे डरा देती है। यान पूछता है कि क्या उसे उसकी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिला, जिस पर वो हाँ करती है और उसे अब सब कुछ बताने लग जाती है कि उसने क्या क्या किया। तभी दुआन को कॉल आ जाता है, जिसे कट करने के बाद वो उन दोनों को जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कुछ काम पड़ गया था। फिर वो वहीं बैठकर अपना काम करने लग जाता है। अब जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो सांगजी देखती है कि उसके पास उसकी स्केचबुक नहीं है, इसलिए वो यहाँ से कार में चेक करने के लिए कहती है। पर वो उसे पहले ही चेक कर चुका था और कार में कुछ भी नहीं था। अब वो सोचने लगती है कि आखिर उसकी स्केचबुक गई कहाँ होगी। तभी उसे याद आता है कि वो म्यूजियम में रह गए, इसलिए वो म्यूजियम में फोन करके अपनी स्केचबुक के बारे में पूछती है। तो बताती है कि उन्होंने उसे एक लड़के को दे दिया है जिसके साथ वो यहाँ पर आई थी। ये सुनने के बाद सांगजी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसने दुआन के साथ वाले मोमेंट्स की स्केचिंग की हुई थी और उसे डर था कि कहीं वो उन्हें देख ना ले। अगली सुबह जब सांगजी सो रही थी तभी उसका भाई आकर उसे बताता है कि उसकी स्केचबुक आ गई है, जो सुनकर वो तुरंत उठ जाती है और उसे लेने के बाद पूछती है कि दुआन ने इसमें कुछ देखा तो नहीं ना। यान कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, ये बोल के चला जाता है। अब सांगजी सोचने लगती है कि उसने स्केचबुक यान के हाथों क्यों भिजवाई, कहीं उसने इसके अंदर कुछ देख तो नहीं लिया। फिर हम यान को देखते हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद वापस से हॉस्टल चला जाता है, क्योंकि वो सांगजी से काफी परेशान हो चुका था। वो दुआन से ट्यूसडे की जगह थर्सडे को आने के लिए कहता है, जिस पर दुआन इसका रीजन पूछता है। तो यान बताता है कि उसकी बहन ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में पड़ गई है, इसलिए उसने उसका फोन और लैपटॉप ले लिया है और उसका मूड ठीक होने में टाइम लगेगा। और ये सारी बातें उसे सांगजी ने ही बताई है। दुआन उसे समझाता है कि उसकी एज में ये सब नॉर्मल है, इसीलिए उन्हें उसे समझाना होगा। तो यान बोलता है कि एक बार वो लड़का मुझे मिल जाए बस, फिर तुम देखना। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सांगजी मन मारकर बुक्स लेकर रूम के अंदर आती है, पर फिर वो सोचती है कि अब तक दुआन को उसकी डेटिंग वाली बात तो पता चल ही गई होगी, जो कि उसने खुद ही बनाई थी, और ये झूठ उसने बोला था ताकि दुआन को ये न लगे कि स्केचबुक में ड्राइंग उसने उसके लिए बनाई थी। अब वो यहाँ पर सैड होने की प्रैक्टिस करने लग जाती है, जैसे कि उसका ब्रेकअप हो गया हो। तभी वहाँ पर उसका भाई और दुआन आ जाते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर वो अपना मुंह छुपा लेती है। पर जब यान उसे उदास देखता है तो उससे कहता है कि वो उसे लेसन्स के बाद राइड पर लेकर जाएगा और मॉम डैड से भी कुछ नहीं कहेगा।
पर सांगजी कुछ नहीं बोलती, इसीलिए यान दुआन को उससे बात करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। दुआन अभी हाउस के सामने चॉकलेट खाने लगता है और डेटिंग वाली बात पूछता है, पर सांगजी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। दुआन कहता है कि तुमने मुझे रिलेशनशिप में पढ़ने से मना किया था ना, और खुद ही इन सब चक्करों में पड़ गई। तो सांगजी से झूठ बोलने लगती है कि उसका लवर तो बस ग्रेजुएट होने ही वाला है। जो सुनकर दुआन पूछता है कि वो कितने साल का है, तो सांगजी बताती है कि वो करीब 20 साल का होगा और उसने उसे यही सिटी में मिलने के लिए कहा है। दुआन बोलता है कि क्या उसे तुम्हारी एज पता है, जिस पर सांगजी हाँ कहती है। तो दुआन उस लड़के का नंबर मांगने लग जाता है, पर सांगजी नंबर देने से मना करती है। ये देखकर दुआन उसे समझाता है कि ये टाइम उसके रिलेशनशिप में पढ़ने का नहीं है, क्योंकि उससे पहले पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और ग्रेजुएशन के बाद ही वो उसके बारे में सोच सकती है। जिस बात पर सांगजी समझ जाती है और बोलती है कि पर वो इस फीलिंग को रोक नहीं सकती। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब दुआन वहाँ पर सो रहा था। तो सांगजी अपनी स्केच बुक लेकर शांति से उसके पास बैठ जाती है और उसे देखकर उसका स्केच बनाने लग जाती है। अब इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और दुआन उसे रेगुलरली पढ़ाने के लिए आता है और धीरे धीरे सांगजी की पढ़ाई में भी काफी इंप्रूवमेंट होने लग जाती है। एक टेस्ट के दौरान दुआन उसे काफी अच्छे नंबर भी देता है, जो देखकर सांगजी काफी ज्यादा खुश होती है। दुआन बोलता है कि अब तुम्हारी फिजिक्स इंप्रूव हो चुकी है, तो अब से वो उसे पढ़ाने के लिए नहीं आएगा, और फिर भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे पूछ सकती है। पर सांगजी बोलती है कि उससे तो उसका फोन ले लिया गया है, जिस पर दुआन बोलता है कि उसका भाई उसे फोन दिलवा देगा और बोलता है कि जब तक उसके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट रहेगी वो उसे गिफ्ट भी भेजता रहेगा। दूसरी को यूशन के साथ इवेंट के स्टार्ट होने का वेट कर रही थी। तभी दुआन उसे मैसेज करके पूछता है कि इवेंट स्टार्ट हो गया क्या। ये देखकर यूशन पूछती है कि दुआन नहीं आएगा। सांगजी बोलती है कि वो थोड़ा सा बिजी है और वो दुआन को फोटोज भेजने लगती है। तभी पीछे से कुछ लड़कियां एक लड़के को देखकर कहने लगती है कि वो कितना हैंडसम है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दुआन था। वो अचानक से सांगजी के पास आ जाता है और बोलता है कि तुमने अपनी क्लासमेट्स को बताया नहीं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। सांगजी तो उसे यहाँ पर देखती रह जाती है और उसके साथ बैठ जाता है। वो उसे मैसेज करता है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे तुमने मुझे मिस ही नहीं किया। पर सांगजी उसे मैसेज करके पूछते है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो दुआन बताता है कि इवेंट में यमान ग्रुप भी इन्वाइटेड है, इसलिए मैं सीयून की जगह पर यहाँ पर आ गया। सांगजी बोलती है कि तुमने मुझसे फिर ये क्यों कहा था कि तुम नहीं आओगे। तो दुआन कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और ये सब तुम्ही ने तो अपनी रिलेशनशिप वाली गाइड में लिखा हुआ था ना। इन दोनों की ऐसी चीजी बातें सुनकर यशिन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी, इसलिए दोनों पीछे जाकर बैठ जाते हैं। जहाँ दुआन की पूछने पर सांगजी कहती है कि तुम इस सूट में काफी अच्छे लग रहे हो, पर दुआन कहता है कि ये टाई थोड़ी सी टाइट लग रही है, इसलिए सांगजी उसकी हेल्प करने लग जाती है। पर इसी बीच दुआन उसे किस कर देता है, जो देखकर सांगजी तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। पर वो उल्टा उसे ही कहने लग जाता है कि तुम ना ट्रिक्स को यूज करके मुझे किस कर रही हो। ये सुनकर सांगजी हंसते हुए कहती है कि अच्छा मैं कर रही हूँ। फिर वो चुप हो जाती है। अब दुआन भी अपनी चेयर उसके पास कर लेता है और कहता है कि मैंने सच में तुम्हें काफी मिस किया। सांगजी बोलती है कि मैंने भी। इतने में विनर्स को अवार्ड देने के लिए दुआन को स्टेज पर बुलाया जाता है। वो स्टेज पर आकर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पर सांगजी तो उसकी वीडियो बना रही थी, पर कोई ना कोई बीच में आ जाता है, इसीलिए दुआन माइक लेकर आगे आ जाता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। जो बात सुनते ही फोटोग्राफर साइड हट जाता है और सभी लोग हुटिंग करने लग जाते हैं, और सांगजी अपना फोन ही नीचे कर देती है। फिर दुआन स्क्रीन पर विनर के प्रोजेक्ट को प्ले करता है, और जब वो वीडियो प्ले हो रही थी तो दुआन उसे देखता है, क्योंकि उसमें सांगजी ने उन दोनों के मूवमेंट्स को अपना थीम बनाया था, और ये सब ड्राइंग थी जो कि वो हाई स्कूल के टाइम पर किया करती थी। इसे देखने के बाद दुआन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो सांगजी को अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाता है। इसके बाद वो उसे फ्लावर्स देकर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और विनर्स को स्टेज पर एक ग्रुप फोटो के लिए बुलाता है, जहाँ पर दोनों साथ में काफी अच्छी फोटो क्लिक कराते हैं। सीन अब यहाँ से काफी टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सांगजी और बाकी सभी लोगों की अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, जिस बात से सभी लोग काफी खुश थे और एंजॉय करने के लिए बीच पर आते हैं। दुआन भी यहाँ पर आया हुआ था और इन सभी की फोटो क्लिक करता है। फिर वो सांगजी को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे बीच घुमाने लग जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग काफी मस्ती कर रहे थे और इस टाइम को काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद ये लोग बीच के किनारे लेटकर वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं कि क्या वो लोग अब कभी मिलेंगे, जिस बात से निंगवे थोड़ी सी दुखी हो जाती है और रोने वाली थी। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड सांगजी को इशारा करता है, जिसे सांगजी निंगवे से कहती है कि तुमने तो कुछ ज्यादा ही मेकअप किया है, अगर बाद में फोटोज खिंचवाने तो इसे जाकर ठीक कर लो। ये सुनकर निंगवे यूशन के साथ वॉशरूम में मेकअप सही करने के लिए चली जाती है, जिनके जाते ही बाकी सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाते हैं, क्योंकि चैंग आज निंगवे को प्रपोज करने वाला था। इसलिए सांगजी ने निंगवे को बहाना करके वहां से भेज दिया था ताकि वो लोग प्रिपरेशन कर पाए। सब कुछ रेडी होने के बाद सांगजी निंगवे को आंखें बंद करके वहां पर लेकर आती है, पर जैसे वो उसकी आंखों से हाथ हटाती है तो निंगवे हार्ट से बाहर चली जाती है। ये देखकर सांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में दुआन फ्लावर्स लेकर उस हार्ट के अंदर आता है। तभी सांगजी के मॉम डैड और उसके भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें यहाँ देखकर सांगजी सरप्राइज और शॉक दोनों ही थी। फिर दुआन उसे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं काफी अकेला था, पर जब तुम मेरी लाइफ में आए तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी प्यार मिल सकता है और मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ।
जो बताते हुए वो रोने लग जाता है, इसीलिए सांगजी उसके आंसू पोंछती है। दुआन फिर उसे अपनी नीज पर बैठकर रिंग देता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर सांगजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सबकी तरफ देखती है, जहाँ पर सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं और सांगजी को शादी के लिए हाँ करने के लिए बोलते हैं। सांगजी भी अब फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है और रिंग को पहनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिस पर सभी लोग काफी खुश होते हैं और डुआन भी उसे खुशी खुशी रिंग पहना देता है। फिर वो सांगजी को गले लगाता है तो ये देखकर सभी लोगों ने किस करने के लिए कहते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद ये दोनों समुद्र के किनारे वॉक कर रहे थे, जहाँ पर डुआन उसे एक सीक्रेट बताता है कि मैं तुमसे पहले तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर सांगजी हैरान हो जाती है। यहाँ से वो आज तक के सारे मोमेंट्स को रियलाइज करती है और सोचती है कि मैं अकेले नहीं थी जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी, बल्कि वो भी था जो कि मेरे पीछे पीछे आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे मेरा प्यार मिल पाया। फिर वो डुआन को गले लगा लेती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सांगजी डुआन के पास आती है। अब जैसे ही वो रूम में आती है तो वो उसे उसी तरह देखने लगती है जैसे कि उसने उसे पहली बार देखा था। तो डुआन उसे जार दिखाकर पूछता है कि अब कौन से विश को तुमने स्टार बनाकर इसके अंदर डाला था। तो सांगजी उसे वो खोल कर दिखाती है और उस विश को पूरे करने के लिए उसे किस कर देती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।